आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आज अगर पहली बार आए हो तो ये रिक्वेस्ट जरूर इस पे ध्यान देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके नहीं जाना। और एक बात, 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे नीट में इस चैप्टर से। नीट 2019 में जो क्वेश्चंस थे वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वहां पे लगता है सॉल्व करने के लिए। और अगर मेरी वीडियो आप प्रॉपर्ली देखोगे तो आपको 2024 में चुटकियों में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, 2020 का जो पहला क्वेश्चन है वो बस एक ट्रिकी क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। फॉर्मूला में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, याद नहीं है, आप याद नहीं करते हैं फॉर्मूला, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये हाइड्रोलिसिस है सुक्रोज का, जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, केसी वैल्यू आपको दे दिया गया है 2 × 10⁻13 at 300 केल्विन। डेल्टा जी नॉट आर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होगा, इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला ही डिस्क्राइब करती हूं। जो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन है, जिसको हम सिंपली डेल्टा जी आर बोलेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, तो वो क्या है, जब इक्विलिब्रियम नहीं आया रिएक्शन में तब हम उसको क्या कहेंगे, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी आर से। और ये जो डेल्टा जी आर है ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन के साथ किस तरह से रिलेटेड है। डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू समेशन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये होता है। तो मैंने क्या कहा, क्या रिलेशन है डेल्टा जी आर फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन में, ये दोनों में रिलेशन ये है, डेल्टा जी आर इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर प्लस आर टी एल एन क्यू। अब क्यू क्या है, क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट। मैंने कहा जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब ये कोई आप रिएक्शन ले लो, ए प्लस बी प्रोड्यूसिंग सी प्लस डी। रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या है, क्यू, which is the ratio of the product of the concentrations of the product and the product of the concentration of the reactants, each raised to the power equal to the stoichiometric coefficient present in the balanced chemical equation। तो ये इक्वेशन हमने ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया जिसमें कोई stoichiometric coefficient नहीं है, तो Q जो कि रिएक्शन कोशेंट है at any time when there is no equilibrium is equal to क्या लिखा जाता है, concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of D, ये लिखा जाएगा। Now when it is equilibrium, at equilibrium there is no free energy change in the reaction, that means delta G R क्या हो जाएगा, 0। So at equilibrium delta G R will be equal to 0 and at equilibrium ये Q को आप क्या लिखोगे, K लिखना पड़ेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम जब आ गया तब ये जो रिएक्शन कोशेंट है इसको अभी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखेंगे। सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी आर इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू K। सो आपका फॉर्मूला आ रहा है, ये 0 होने से डेल्टा जी नॉट आर को अगर आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो देखिए ये सारे जो ऑप्शन है इसमें एल एन ही रखा है, लॉग बेस 10 में नहीं लिया, तो लॉग बेस 10 में नहीं लिया तो हमें भी एल एन वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका तब क्या हो रहा है, आर की वैल्यू क्या है, हम लगाएंगे माइनस 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300 इंटू एल एन। और आपका के वैल्यू क्या है, के वैल्यू तो आपको दे रखा है 2 × 10⁻13, सो 2 × 10⁻13। तो दिस विल बी द आंसर। सो डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस दिस, ये वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आपका, नंबर ए ही करेक्ट हो रहा है आपका। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट
the solubility of NiOH whole 2 in 0.1 molar NaOH solution, given that the ionic product of NiOH whole 2 is this much, 2 into 10 to the power minus 15. ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चंस है, तो इसमें करने के लिए आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से ही ये न्यूमेरिकल बना के दिया गया है। NiOH whole 2 में क्या क्या आयन है? Na+2 आयन है, निकल+2 आयन है, OH- आयन है। और इसका सॉल्युबिलिटी आपको किस में निकालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में निकालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- है और Na+ है, तो OH- आयन जो है यहाँ पे कॉमन हो गया है। तो ये बात होगी यहाँ पे। ये जो NiOH whole 2 है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, ये डिसोसिएट करता है Na+2 + 2OH- आयन में। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा Na+ और OH- आयन में। अभी NiOH whole 2 का सॉल्युबिलिटी आपको 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और NiOH whole 2 का आपको आयोनिक प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखिए आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली सेम ही है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट में डिफरेंस ये है कि आयोनिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको हम बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही कम डिजॉल्व करते हैं, लेकिन जब जितना भी वो डिजॉल्व करते हैं वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, बिकॉज उससे ज्यादा तो डिजॉल्व भी नहीं हो सकता है। तो अभी निकल हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि इसके साथ एक कॉमन आयन रखता है, हम सपोज कर लेते हैं कि इट इज S मोल पर लीटर। लेट द solubility of NiOH whole 2 in sodium hydroxide solution is S मोल पर लीटर। अब देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, तो NaOH का जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा Na++ OH- में, NaOH का मोलरिटी कितना दिया है 0.1 मोलर, तो OH- का भी 0.1 मोलर ही होगा कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो वट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ओके, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन NaOH से तो हमें पता चल रहा है इट इज 0.1 मोलर। अभी निकल हाइड्रोक्साइड जिसका सॉल्युबिलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने S मोल पर लीटर सपोज किया, तो निकल हाइड्रोक्साइड का क्या हो रहा है सर, NiOH whole 2 Na+2 + 2OH-, हमने सपोज कर लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में निकल हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है वो S मोल पर लीटर है, तो इसका S मोल पर लीटर अगर डिसॉल्व कर रहा है, Na+2 का कंसेंट्रेशन S मोल पर लीटर होगा, OH- का कंसेंट्रेशन 2S मोल पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल NiOH whole 2 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ Na+2 एंड 2 मोल्स ऑफ OH-, तो ये 2S हो गया। तो अभी देखिए OH- का टोटल कंसेंट्रेशन तब कितना हो रहा है, यहाँ पे OH- का जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर और यहाँ पे ये है 2S। सो टोटल OH- आयन कंसेंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब मोलर कंसेंट्रेशन होता है, विल बी इक्वल टू 0.1 + 2S हो जाएगा, जबकि निकल+2 का कंसेंट्रेशन कितना होगा S मोल पर लीटर। अभी KSP का एक्सप्रेशन NiOH whole 2 क्या होगा, ये जो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है यही निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी, क्योंकि मैंने बोला आपको कि जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनते हैं, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी है। सो NiOH whole 2 का KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, KSP विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Na+2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH- का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये सामने 2 जो है ये स्क्वायर हो जाएगा। अभी टोटल कंसेंट्रेशन हमने OH- का देख लिया 0.1 + 2S हो रहा है, S की वैल्यू बहुत ही छोटा है, इसलिए 2S को आप क्या कर सकते हो 0.1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो टोटल OH- आयन कंसेंट्रेशन ये आ जाएगा 0.1, और Na+2 का कंसेंट्रेशन जो है S है, सो KSP इज इक्वल टू KSP वैल्यू हमें ये दे दिया गया है
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इज इक्वल टू एस, जो कि एनआई प्लस 2 का कंसंट्रेशन है। OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया 0.1, तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो इट विल बी एस इंटू 0.01। दैट मीन्स एस कितना आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 0.01। ये डेसिमल पॉइंट अगर आप हटा दे तो ऊपर में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। सो आपका आंसर क्या आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं 2019 में। 2019 का ये जो क्वेश्चन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है आपका, वहीं से क्वेश्चन है। तो अब देखिए आपको बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स H2O एंड HFR, ये आपके ऑप्शंस है। अभी कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करने के लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको कहा जाता है, तो उसके लिए मैं एक रिएक्शन की मदद से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको कहा जाता है। सपोज ये रिएक्शन है HCl इन द एक्वा सॉल्यूशन, ये वाटर के साथ, तब ये बनाता है H3O प्लस Cl माइनस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, लाउरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आप देखते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन किसको प्रोटॉन दे रहा है, कौन प्रोटॉन ले रहा है। HCl इज गिविंग ए प्रोटॉन टू H2O और ये फॉर्म हो रहा है H3O प्लस, और HCl प्रोटॉन देने के बाद Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में भी ये रिएक्शन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक एसिड बेस पेयर है। H2O प्लस अभी क्या कर सकते हैं, एक प्रोटॉन किसको दे सकते हैं, Cl माइनस को दे सकते हैं। तो ये Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H2O प्लस जो है प्रोटॉन डोनेट करने के बाद दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस प्रोडक्ट विल बी दिस HCl एंड H2O। तो बैकवर्ड रिएक्शन में तब कौन एसिड हो रहा है, कौन बेस हो रहा है, आपको समझ ही आ रहा है कि जो प्रोटॉन दे रहा है वो है H2O प्लस, हाइड्रोनियम आयन, ये बन रहा है आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये Cl माइनस जो है ब्रॉन्स्टेड बेस बन रहा है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन दोनों पॉसिबल है। और ये दो जो पेयर है जिसको मैं अभी लिख रही हूँ HCl, Cl माइनस एंड H3O प्लस H2O, इनको कहा जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेयर को आप देख लो, हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर, दे डिफर बाय ए प्रोटोन ओनली। HCl Cl माइनस को ले लो, HCl प्रोटोन दे रहा है तो Cl माइनस बन रहा है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस फाइंड आउट करने का तरीका होगा। कॉन्जुगेट एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू कॉन्जुगेट बेस बाय गिविंग ए प्रोटोन। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड दिया गया है, आप उसमें से कॉन्जुगेट बेस को फाइंड आउट करना चाहते हो तो H प्लस को रिमूव कर दो, और कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ है उससे आपको कॉन्जुगेट एसिड को फाइंड आउट करना है, एक प्रोटॉन को आप ऐड कर दो। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट एसिड या तो बेस जो भी आपको सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल साइंस जो भी देते हैं उसमें से आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वाटर एंड HF, वाटर एंड HF दोनों ही ब्रॉन्स्टेड एसिड है क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन है जो कि वो दे सकते हैं। तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वाटर से अगर एक H प्लस रिमूव हो जाता है तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में। सो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, OH माइनस। और HF में से अगर एक H प्लस निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा F माइनस में। तो ये दोनों हो गया आपका, ये दो ब्रॉन्स्टेड एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो फॉर्मूला है कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ये लर्न करोगे तो आप कभी भी कोई भी सब्सटेंस का आप कॉन्जुगेट एसिड या तो कॉन्जुगेट बेस कोई भी चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी दोबारा आपको वही ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको बोल रहा है कि ये जो सब्सटेंसेस है, इन सब्सटेंसेस में से आप फाइंड आउट कीजिए वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि दोनों ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस हिसाब से एक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब सेम सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, इनमें से कौन है जो ऐसा नहीं कर सकती है।
तो फाइंड आउट करते हैं हम पहले HCO3 माइनस। क्या ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है? जरूर है, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं। जब ये एक प्रोटॉन को रिलीज करते हैं तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? CO3-2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रिलीजिंग ए प्रोटॉन। सो इट इज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड HCO3 माइनस जो है, क्या ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। देखिए HCO3 माइनस एक प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में, कार्बोनिक एसिड में। तो दैट मीन्स इट कैन एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। नेक्स्ट हम आते हैं NH3 में। NH3 क्या ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ये जब एक प्रोटॉन दे देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 माइनस में बाय रिलीजिंग ए प्रोटॉन। सो NH3 कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्या ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट कर सकता है? यस, वो भी कर सकते हैं। NH3 जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस में। दैट मीन्स NH3 कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस ऑल्सो। उसके बाद हम HSO4 माइनस को पहले कर लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा HCl, उसमें लास्ट में जाएंगे। सो HSO4 माइनस ये भी प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा तब SO4-2 में बाय रिलीजिंग ए प्रोटॉन। सो इट कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। और अगर ये प्रोटॉन गेन करता है तो वो भी कर सकते हैं। एक प्रोटॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। That means HSO4 minus also can act as both bronsted acid and bronsted base. But what about HCl? HCl can act as a bronsted acid, but it cannot act as a bronsted base. मतलब HCl जो है ये एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं जरूर, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। So it is a bronsted acid only. But HCl जो है it cannot accept any proton, so it cannot act as a bronsted base. तो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में देखिए आपको पूछ रहे हैं व्हिच विल मेक बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर, बेसिक बफर पहले भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगेन मैंने बेसिक बफर क्या होती है, कौन सा मिक्सचर को हम बेसिक बफर बोलेंगे, मैंने लिख दिया। वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, यही है आपका बेसिक बफर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। ये जो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अब यहाँ पे चूज करने के लिए इन ऑप्शंस में से आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही हम कट कर देते हैं। इट इज HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन से बनेगा NaCl और वाटर। तो NaCl और वाटर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारा बेसिक बफर में वीक बेस होगा। थर्ड ऑप्शन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी नहीं होगा। सो नंबर बी भी नहीं होगा, नंबर सी भी नहीं होगा, नंबर डी हो सकता है, क्योंकि नंबर डी में बोल रहा है 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl, 200 मिलीलीटर 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे वीक बेस है और इन दोनों का रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी NH4Cl, जो कि एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या होगा इन दोनों का अगर हम मिक्सिंग करते हैं। तो 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl, देखिए मिक्सचर में जो NH4OH वो बचे रहना चाहिए और NH4Cl फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो HCl जो है NH4OH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। इन दैट केस जो आपका मिक्सचर है उसमें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ही नहीं, तब आपका बेसिक बफर नहीं बनेगा। तो इसी का ही हमें कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखना है। तो आप देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मिलीलीटर में रखते हैं तो ये ऊपर में हो जाएगा आपका मिलीमोल। नीचे अगर हम वॉल्यूम को मिलीलीटर में रखते हैं, लीटर में नहीं ले जाते हैं, तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम मिलीमोल लिखेंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलारिटी भी हमारे पास नोन है,
मोलरिटी 0.1 मोलर है, वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर है। सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना आ रहा है 0.1 जो कि मोलरिटी है इंटू 100, दैट मीन्स ये हो रहा है 10 मिलीमोल। HCl का नंबर ऑफ मिलीमोल हो गया 10। अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालते हैं 200 मिलीलीटर 0.1 मोलर NH4OH। तो यहाँ पे NH4OH का नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम और मोलरिटी को मल्टीप्लाई करो तो 0.1 इंटू 200, सो ये हो जाएगा 20 मिलीमोल। तब देखिए 10 मिलीमोल HCl जो है कितना मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा इक्वल मिलीमोल में, दैट मीन्स 10 मिलीमोल HCl 10 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अनन्यूट्रलाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना रह जाएगा NH4OH लेफ्ट अनन्यूट्रलाइज्ड will be equal to 20 minus 10, ये हो जाएगा 10 मिलीमोल। एक बार और बता देते हैं 10 मिलीमोल HCl 10 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रल कर देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मिलीमोल्स है 20, तो 10 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनन्यूट्रलाइज्ड रह जाएगा। दैट मीन्स आपका जो मिक्सचर है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अभी इन दोनों का रिएक्शन से क्या बना है NH4OH प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड और वाटर। तो ये अमोनियम क्लोराइड भी मिक्सचर में है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनन्यूट्रलाइज्ड कितना पड़ा है 10 मिलीमोल। तो आपका मिक्सचर में ये दोनों चीज है, अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन डी है यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। दिस मिक्सचर विल फॉर्म द बेसिक बफर। ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसमें देखिए बोल रहा है कि pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसका pH आपको बता दिया 9। आपको इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शंस ये है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू अगर दे दिया गया है तो हम जो है उससे क्या कर सकते हैं, हम pH वैल्यू से pOH वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। इसका pH वैल्यू 9 है, सो pOH वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5। pOH क्या होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, सो दैट इज 5। सो लॉग concentration of OH minus is minus 5, so concentration of OH minus is 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। ये OH माइनस का concentration हमें मिल गया है। हमें KSP कैलकुलेट करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो CaOH होल 2 प्रोड्यूस करते हैं Ca प्लस 2 आयन और 2 OH माइनस आयन। इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का स्क्वायर। अभी देखिए ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी को अगर हम S मोल पर लीटर सपोज कर लेते हैं, लेट S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaOH होल 2, देन ये जो इक्विलिब्रियम है इसमें इसका सॉल्युबिलिटी अगर S मोल पर लीटर है तो कैल्शियम आयन जो है S मोल बनेगा और OH माइनस आयन जो है 2S मोल पर लीटर बनेगा। ठीक है, अभी आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी मिल गया और ये जो कॉन्सेंट्रेशन 2S मोल पर लीटर है इसी का ही तो वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 5, सो वी कैन राइट 2S इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5। समझ आया आपको 2S क्या है, 2S मोल पर लीटर विल बी द concentration of OH minus ion in the saturated solution because calcium hydroxide का solubility हमने S मोल पर लीटर कंसिडर किया, तो 1 मोल calcium hydroxide produces 1 मोल of calcium and 2 moles of OH minus ion। तो इसका solubility अगर हमने S मोल पर लीटर सपोज करते हैं तो सॉल्यूशन में S मोल पर लीटर क्या रहेगा कैल्शियम आयन रहेगा और 2S मोल पर लीटर क्या रहेगा OH माइनस आयन रहेगा। तो मोल पर लीटर क्या होती है कंसंट्रेशन होती है, तो वही कंसंट्रेशन तो हमने यहां से कैलकुलेट कर रखा है 10 टू द पावर माइनस 5। सो अगर 2S इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 होती है तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होगा, दैट मीन्स इट विल बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये हो गया आपका S की वैल्यू। ठीक है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो KSP का एक्सप्रेशन है ये ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन
मिल गया हमें। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। सो वी राइट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन कितना मिल गया हमें, इट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। सो KSP क्या हो जाएगा, इट विल बी जो कि Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर के साथ इक्वल है, इट विल बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा स्क्वायर करने से। दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -15। ये KSP वैल्यू आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -15, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आपको वीडियोस देखना है जहां पर पढ़ाया अच्छा से जा रहा है, वो वीडियो के पूरे आपको वीडियो देखना है और तभी आपको सॉल्व करना आएगा। सो अगर यहां तक आपने वीडियो देखा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज अ रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।